पहला समय में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी एसेक्स निफ्टी बता रहा है 20 अंकों के नुकसान के साथ हम करेंगे शुरुआत। थोड़ी कमजोरी लेकिन हाँ लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ कल देर रात एसेक्स निफ्टी 40-45 अंक नीचे था तो वहां से रिकवरी अच्छी होती हुई दिखी है। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए, निक्केई के बाजार 1/4% कमजोर है 50-60 अंकों के नुकसान के साथ, लेकिन हांगकांग और शंघाई के बाजार बेहद मजबूत स्थिति में डबल सेंचुरी मारता हुआ हांगकांग का बाजार हैंगसेंग, शंघाई के बाजार 1.5% ऊपर है तो वहां पर मजबूती का रुझान बरकरार है। तो देखना होगा भारतीय बाजार अमेरिका और जापान के संकेत को मिलाकर कमजोर खुलते हैं या फिर हांगकांग शंघाई के बाजारों का असर पड़ता है। फिलहाल सुस्ती के साथ शुरुआत या मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार इस वक्त आपको नजर आएंगे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर, और आप देख सकते हैं एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है। सेंसेक्स में आधा अंक नीचे, वहीं निफ्टी 50 अंक ऊपर दिख रहा है और इसकी वजह है वेदांता का स्टॉक जो 10% ऊपर नजर आएगा, सन फार्मा 10% ऊपर नजर आएगा और एचडीएफसी जैसे दिग्गज में है 7% की मजबूती। ये तीन स्टॉक हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए 7.5% नीचे हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक टॉप लूजर, एनटीपीसी में 2.5% का नुकसान। सारे फ्री ट्रेड्स हैं ज्यादातर आज, इतने ऊपर नीचे तो खुलने वाले नहीं, सुस्ती के संकेत ज्यादा है, लेकिन रुपए में सही और सटीक शुरुआत होगी, रियल शुरुआत होगी। तो करेंसी मार्केट पर भी नजर डालें, यहां पर 63.76 पैसे के आसपास शुरुआत हो, यहां पर भी एकदम सुस्ती है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, आधा पैसे का मूव आया है, यानी कि जहां हम कल क्लोज हुए थे करेंसी मार्केट में वहीं आज शुरू भी हुए हैं, तो कोई बदलाव नहीं, 63.76 पैसे ये करेंसी मार्केट में आज के लेवल है शुरुआती कारोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पर फोकस करते हुए राय लेते हैं। एक छोटा स्टॉक केईआई इंडस्ट्रीज जहां पर दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिखा है, लगातार इस स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी भी दिखाई है और परफॉर्मेंस भी कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। राकेश चार्ट्स देखकर बताएं केईआई इंडस्ट्रीज में क्या राय बनती है आपकी। 20% ऊपर दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में, 3.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 12 करोड़ हुआ है, सेल्स में 32% की बढ़त दिख रही है और मार्जिन लगभग 1% बढ़कर आए। बताएं अनिल जी, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एक अच्छी रैली स्टॉक दिखा चुका है और टेक्निकली हम देखें तो 105 से लेकर 108 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर 125, 126 से पहले स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियरली बाइंग वाला स्टॉक है ये। कल हमने देखा था नितिन, फार्मा शेयरों में अच्छा बिल्टअप हो रहा था, डॉक्टर रेड्डीज में कई लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। फार्मा पैक में आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड करने लायक लगता है इन स्तरों पर? देखिए हेमंत, फार्मा में देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 4-5 दिनों में काफी अच्छा ओआई बिल्डअप है और कल के दिन में देखेंगे तो कल तो डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी इन दोनों में करीब 6% और 8% का ओआई बिल्डअप हुआ था। बट अगर आप एक्सपायरी के बाद से ओआई बिल्डअप देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट ओआई बिल्डअप यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में हो रखा है और उसके बाद हम लोग स्टर में देख रहे हैं कि बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बेस्ट ट्रेड करने के लिए यहाँ पे स्टर है, जिसमें कल के दिन में करीब 4% के आसपास की मूवमेंट आई थी और उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है। तो पॉसिबल टारगेट जो हो सकते हैं वो करीब 1400 रुपए के आसपास के स्टर में हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपको आता है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा में भी कल 785 के ऊपर 780 के ऊपर काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे थे, तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि 830, 840 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। तो फार्मा ओवरऑल स्ट्रांग है। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ल्यूपिन है या सन फार्मा है, वो नीचे से बाउंस करने को भी तैयार है। जैसे सन फार्मा में हम लोग 4-5 दिनों से शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं तो उसमें एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो ओवरऑल फार्मा में पॉजिटिव चार्ट आपको स्टर और अरविंदो फार्मा के हैं और बाउंस बैक के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए आप सन फार्मा और ल्यूपिन में भी देख सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इन शेयरों पर, लेकिन एक और स्टॉक वायदा कारोबार के कम लिक्विड है लेकिन नितिन जिसमें बड़ा एक्शन दिखा है नतीजे के पहले, वो था ओरेकल और कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आते दिखे। ओरेकल जिसे आप ओएफएसएस के नाम से भी जानते हैं, 42% मुनाफा बढ़ा है, दमदार प्रदर्शन, 329 करोड़ के आसपास मुनाफे का आंकड़ा, आय में भी 11% की तेजी होती दिखे, 4300 पर पहुंचा ये स्टॉक। एक्चुअली इसका 7 दिन का या 14 दिन का एक चार्ट देखना चाहिए, थोड़ा सा लंबी अवधि का, जिससे अंदाजा लगेगा कि नतीजे के पहले किस तरह का बिल्टअप हुआ है स्टॉक में। थोड़ा लिक्विड कम है लेकिन क्या खरीदारी की राय है इस स्टॉक में आपकी, क्या कहेंगे नितिन? देखिए ओपन इंटरेस्ट बेस इसका कम होता है। कल का ओआई बिल्डअप आप देखेंगे तो करीब 4% के आसपास है
और एक्सपायरी के बाद अगर 5 दिन का ओआई बिल्डअप देखते हैं तो 20% के आसपास है। तो ओआई बिल्डअप परसेंटेज वाइज ठीक है, बट बेस कम होने के कारण आप बहुत ज्यादा इससे क्लोज नहीं निकाल सकते। बट कैश मार्केट में भी हम लोगों ने वॉल्यूम्स कल कम होता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी जो मूव है, जो नीचे के लेवल पर डिलीवरी बेस बाइंग है, उसके हिसाब से स्टॉक चलेगा। और नीचे अभी आप सपोर्ट देखते हैं तो करीब 4000 के आसपास सपोर्ट आता है। लॉन्ग टर्म चार्ट काफी पॉजिटिव है, अगर कोई डिप मिलता है उस केस में बाय करना चाहिए। इस समय डेरिवेटिव डेटा देख करके मैं नहीं बोल सकता कि ये स्टॉक बढ़ी जाएगा, बट अगर कोई भी नीचे गिरावट आती है 4000 की रेंज में तो वहां पे अच्छा सपोर्ट बनता है, उसको उस लेवल पे आपको बाइंग करना चाहिए। चलिए 4000 का रेंज अगर आता है, यानी यहाँ से 300 रुपए अगर नीचे मिलता है तब यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखी जा चुकी है नतीजों से पहले। पूजा के पास चलते हैं और अब जानते हैं आज के लिए ट्रेडर्स के लिए कौन सी कॉल्स निकल कर आ रही है। पूजा बताइए। जी, आज भी ज्यादातर तेजी की ही राय निकल कर आ रही है और जो रुझान है वो मिड कैप काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है जानकारों का। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। इक्विटी रशी कुणाल सरावगी ने अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में अच्छी खासी तेजी देखने की उम्मीद है और 4075 तक के लेवल इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल मंगल किशोर सिक्योरिटी से राजेश सतपुते का है। इन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 4 से 5 दिन में एक अच्छा रनअप देखने की उम्मीद है। 5% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। तीसरा कॉल है मानस जायसवाल का। इन्होंने बैंकिंग काउंटर यूनियन बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 1 से 2 दिनों में 2 से 25 तक के लेवल देखने की उम्मीद। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है और 5% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सारी कॉल्स में खरीदारी की राय। ऑलराइट, शुक्रिया पूजा आपका। लेकिन राकेश, आप कहां पर बुलिश या बेरिश है? गुड मॉर्निंग हेमंत। जो पहला कॉल रहेगा वो गैब्रियल पर रहेगा। ऑटो एंसिलरी में एक नया ब्रेकआउट इसमें कल के सत्र में देखने को मिला है। काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। मेरा ऐसा मानना है 2 से 3 दिन का व्यू बना के गैब्रियल को बाय करना चाहिए 87.50 के स्टॉप लॉस के साथ 97 रुपीज के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। दूसरा कॉल है सेंचुरी टेक्सटाइल पर। इसमें एक ऑलरेडी हमने एक 710 के ऊपर एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है। वायदा बाजार का शेयर है। मुझे लगता है जिस तरीके से आज एक वीक ओपनिंग के चांसेस हैं, गिरावट को यूज करना चाहिए सेंचुरी टेक्सटाइल में बाइंग के लिए 690 के स्टॉप लॉस के साथ 753 के टारगेट के लिए। ओके, तो गिराई आती हुई इस वक्त साफ तौर पर इन सारे शेयरों पर ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए मौके बन सकते हैं, लेकिन नतीजों के दम पर कुछ एक्शन दिख रहा है। और कमजोर नतीजों का जिक्र करते हुए प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पर शुरुआती कारोबार में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। हालांकि नंबर्स उतने बुरे तो नहीं है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है। 980 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी ने दिखाई है। 13% सेल्स में कमी आती हुई दिखी। 192 करोड़ के आसपास मुनाफा 5.25 करोड़ रुपए के आसपास का दिख रहा है और स्टॉक पर रिएक्शन नेगेटिव साइड पर। इसके चार्ट्स क्या कर रहे हैं राकेश, कैसे ट्रेड करेंगे प्राज इंडस्ट्री को आप? अनिल जी, ऑलरेडी काफी बड़ी स्ट्रांग रैली हमने देखे तो निचले स्तरों से लगभग 60 रुपए से कंटिन्यूस एक बड़ी रैली देखी है। चार्ट्स पे एक थकान के संकेत हैं। ऊपर में 116 रुपए एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएटली 108 रुपए एक सपोर्ट है। और जिस तरीके से अभी संकेत मिल रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस हैं। अगर 108 रुपए इसके लेवल्स टूटते हैं तब स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली देखें तो नीचे में 94-95 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और बॉम्बे डाइंग के चार्ट्स कितने कमजोरी भरे लग रहे हैं आपको? यहाँ पर भी देखिए 53 करोड़ के नुकसान के सामने इतना ही नुकसान इस बार भी इनको हुआ है इस क्वार्टर में। हालांकि मार्जिन जरूर बढ़े हैं, लेकिन आप इनकम देखिए 27% घटी है। बॉम्बे डाइंग चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? हेमंत, इसके तो चार्ट्स क्लियरली काफी पॉजिटिव है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। 86.70 की कल की क्लोजिंग है। 85 एक सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 85 के नीचे डिसाइसिवली निकलता है और इसके नीचे क्लोजिंग लेता है तो जो ब्रेकआउट हमने ऊपर की तरफ आते हुए देखा था वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा, तब एक गिरावट देखने को मिलेगी। 85 रुपीज के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। ओके, वेदांता एक और स्टॉक है नितिन, जहां पर वायदा कारोबार में आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या ट्रेड लेना चाहिए? खबरें पॉजिटिव आती दिख रही है कि 10 अगस्त से यहां पर माइनिंग फिर से शुरू होगी गोवा में। हालांकि अंदाजा है बाजार को, ऑफिशियली शायद 10 अगस्त से ये शुरुआत होने का ऐलान होगा, गोवा के मुख्यमंत्री करेंगे। क्या स्टॉक में तेजी बने तो उछाल में बिकवाली करने का मौका है? यदि हाँ तो किन लेवल्स पर? जी इसमें रेसिस्टेंस आएगा 134-135 की रेंज में। अगर ये पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तो कल का डेटा नेगेटिव है। इसमें कल भी ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है। अगर लास्ट 2-3 दिनों से आप देखेंगे तो धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं शॉर्ट साइड के। तो पॉसिबल है कि पॉजिटिव डेटा के कारण थोड़ा सा बाउंस बैक हो जाए बिकॉज ऑफ शॉर्ट जो बिल्डअप हुए तो 2-3 दिनों में वो थोड़े कवर हो सकते हैं और स्टॉक ऊपर 134-135 की रेंज में आ सकता है। बट वो काफी स्ट्रांग रेसिस्टेंस एरिया है, वहां पे अगर आपने बाइंग किया है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। और अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो 135 की रेंज
रेंज में बना है, 137 का स्टॉप लॉस होगा। राकेश तलवरकर साहब, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए हैं, 20% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू करीब 14.5% बढ़ा, मार्जिन 46.4% से 48.8% बढ़े हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे और कैसे अप्रोच करेंगे? हेमंत, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि कल के सत्र में नतीजों से वाले दिन में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, बट नीचे में देखें तो 286, 287 क्रिटिकली एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, चार्ट देख के ऐसा लगता है कि एक स्टॉक, एक निवेश वाला स्टॉक है। इन स्तरों पर 286 के स्टॉप लॉस होने चाहिए। ऊपर में देखें तो 350, 355 के लेवल टेक्निकली मुझे लगता है आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तलवलकर में थोड़ी मजबूती के आसार दिख रहे हैं, लेकिन एक और स्टॉक नेस्ले और संदीप, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 2 दिनों से खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा रहा है। परसों काफी तेजी हुई थी, लोगों को लगा कि फसाई ने क्लीन चिट दे दी, फिर कल फसाई की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि नहीं, क्लीन चिट जैसा कोई मामला है नहीं, स्टॉक फिर से गिर गया, हालांकि गिरा कम था। अब आज खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री खुद ये सारे जो वाद विवाद हो रहे हैं, जो कुछ बयानबाजी हो रही है, उससे खुश नहीं है और कह रहे हैं कि सावधानी रखें, सारे फैक्ट्स आ जाने दें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। क्या स्टॉक में आपकी कोई राय है खरीदारी या बिकवाली की 6500 के आसपास? देखिए, परसों मैं आपके चैनल पे 6900 के आसपास था और वहां पे मुझे लग रहा था कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और इत्तेफाक ये था कि उस दिन ये पॉजिटिव न्यूज की वजह से इतना फ्लो आया था। फिर अब नेक्स्ट डे नेगेटिव न्यूज आई है और आने दीजिए 2-3 दिन नेगेटिव न्यूज, तो मेरे हिसाब से जब नीचे आई है 5,500-6,000 हजार के बीच में, तो एक बेहतरीन बाइंग बनेगी, क्योंकि क्लियर है कि CFTRI ने बड़ा सवाल है कि आएगा बिल्कुल 5,500 तो उस दिन हुआ था जिस दिन बैन लगा था, उसके बाद से वो लेवल कभी दिखे नहीं। 6,000 के नीचे ज्यादा टिका नहीं है स्टॉक। 5,500 से 6,000, 5,500 से 6,000, क्योंकि चाल ऐसी देता है, 300-400 रुपए की चाल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नेस्ले के लिए। और मेरे हिसाब से अगर वहां आता है तो अभी, क्योंकि अभी जो भी लेंगे उसके साथ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों सिमिलर सा रेशियो है, तो मेरे हिसाब से अभी एट दिस मोमेंट बहुत मजेदारी नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करने में, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई विशेष रिटर्न्स दिखते नहीं है। और डाउनसाइड क्योंकि इतना बड़ा वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उसकी वजह से डाउनसाइड आ सकता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, वेट एंड वॉच, और नीचे आए तो खरीदारी करें, बट इन लेवल्स पे कोई एक्शन ना करें। संदीप, जेपी इंफ्रा पर क्या राय है? नतीजे आए हैं, नतीजे खैर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी इससे कुछ भी, लेकिन आप देखिए 43% मुनाफा घटा है, बिक्री 27% घटी है, काफी कमजोर नतीजे इसने पेश किए हैं। और एक और कंपनी पर आपसे राय लेना चाहूंगा, मोंटी कार्लो पर। इसके मार्जिन्स देखिए 24% से घटकर 14% रह गए हैं, मुनाफा करीब 82% घटा है। इन दोनों शेयरों पर अपनी राय बताइए फंडामेंटल। देखिए, मोंटे कार्लो का जब आईपीओ भी आया था तो मैं मतलब फेवर में नहीं था इस आईपीओ को, मैंने इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं लगवाया इस पर्टिकुलर आईपीओ में एज अ डिस्क्लोजर। और दूसरा यह है कि जिस तरीके के इनफैक्ट ग्रोथ है और ओवरऑल जो ब्रांडिंग में जो पहले जो ब्रांड की स्ट्रेंथ थी वो अब नहीं दिखाई देती है उतनी, तो मुझे नहीं लगता कि मोंटे कार्लो में कोई बहुत ज्यादा दमखम बाकी है। और अपसाइड के लिए अगर कोई स्टॉक लेना ही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अच्छी ब्रांड्स, टेक्सटाइल्स की ब्रांड्स। अरविंद है, अरविंद इनफैक्ट जहां पे भी थोड़ा नीचे आए तो डेफिनेटली ले लेना एक बनता है। अब दूसरा, आपने जेपी इंफ्रा की बात की, तो जेपी एज अ ग्रुप पूरा शंड है। इनफैक्ट मार्केट में एक पर्टिकुलर जेपी एसोसिएट्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, तो हो सकता है कि दूसरे कंपनीज में भी जो दिखती नहीं हो सामने बट इंटरनली प्रॉब्लम्स होंगी, और कई होते हैं ऐसे कि प्रॉब्लम्स वहां पे भी आ जाती है। बट जेपी इंफ्रा तीनों में से, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स, तीनों में से समहाउ स्टिल बेटर है। बट स्टिल मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने निवेश कर रखा है वो उछाल पे बेचने की कोशिश करें, नया निवेश बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि ऐसे ग्रुप्स और भी बहुत सारे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके, ये राय आती है जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में न तेजी ना करें तो बेहतर, ये ज्यादा सही रणनीति हो सकती है इस वक्त, ऐसा मानना है संदीप का। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख रहा है तेजी की तरफ, वो एसआरएफ है। प्री ओपनिंग सेशन में 1.5% मजबूत दिख रहा है, काफी दमदार नतीजे इसने पेश किए हैं, एक तेजी होने की संभावना यहां दिखती है। और आप देख सकते हैं वेदांता टॉप गेनर के तौर पर दिख रहा है इस वक्त। ये स्टॉक लगभग 3% की मजबूती के साथ, सन फार्मा भी मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है ये इस वक्त का रुझान इन स्टॉक्स का। टेलीकॉम स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखती है। नितिन, आइडिया या फिर भारतीय कहीं कोई मौका है आपके लिए तेजी करने का, या शॉर्ट करेंगे?
देखिए, आपने आइडिया पूछा या भारती पूछा अनिल जी? दोनों में से कोई भी। देखिए, मेरे ख्याल से भारती में अभी नई तेजी खेलनी चाहिए, क्योंकि इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर हैं वो वीक हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। आइडिया, ये दोनों स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों को अब अवॉइड करना चाहिए। भारतीय अगर 420-22 के ऊपर निकले तभी उसमें आपको बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। और वहीं आइडिया है, आइडिया में 167 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है, तो दोनों में कंपेयर करें तो आइडिया में पॉसिबल है कि 175 तक के लिए आपको ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, ये राय आती है यहाँ पर आइडिया में। चलिए, भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी होती दिख रही है, और बता दूं आपको संकेत कैसे इंटरेस्टिंग है। आज फिर से सेंसेक्स हरे निशान में खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। 30 अंक जहां एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा था नीचे, वहीं सेंसेक्स 30 अंक ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि निफ्टी जरूर नीचे 7 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन पैनिक नहीं है। जिस तरह की कमजोरी आप एसजीएक्स निफ्टी में देख रहे थे, तो शुरुआत तो स्टेबल होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स भी कल जितना कमजोर था 25 अंक, वहां आज 15 अंकों की मजबूती दिख रही। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर लगभग 1/4% नीचे खुलने के संकेत देता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स 6 अंक नीचे इस वक्त, और निफ्टी पर भी 6 अंकों के आसपास का नुकसान। मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने। उसकी वजह बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक 1% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई, यस, कोटक, एक्सिस, ये पांचों बैंक है जो दबाव बना रहे हैं, और यही वजह की बैंक निफ्टी आप 0.5% के आसपास कमजोर देखेंगे। तो प्राइवेट बैंक से दबाव बन रहा है, पीएसयू बैंक से दबाव बन रहा है। 1% नीचे एसबीआई आता हुआ दिख रहा है। तो पीएसयू और प्राइवेट दोनों ही बैंकिंग स्पेस कमजोर है, यहां से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब 50 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 15 अंक नीचे, 1/4% के आसपास का नुकसान। लेकिन वेदांता का स्टॉक दमदार उछाल 3% ऊपर है, इस वक्त 130 के पार निकलता हुआ। आइडिया में 1% की मजबूती, टेरो के अच्छे नंबर्स के बाद सन फार्मा मजबूत है 1%, और वेदांता के साथ साथ चलता हुआ केन इंडिया का स्टॉक 1% मजबूत। सीमेंट शेयरों में खरीदारी है, एसीसी अंबुजा हरे निशान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में खरीदारी है, वेदांता के अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को में पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिखी है। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में तेजी की तरफ। आइए वायदा कारोबार की तरफ रखिए नजर, और यहां पर किस तरह का एक्शन है। मदरसन सुमी कल की कमजोरी को आगे बढ़ाता हुआ 2.5% के नुकसान के साथ। अदानी एंटरप्राइजेज में 1.5% का नुकसान आज भी है। पावर स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अदानी पावर ने थोड़ी सुस्ती के साथ शुरुआत की है, लेकिन नुकसान बैंकिंग शेयरों में ज्यादा है। मिड कैप बैंक्स पर नजर रखिए, आईडीबीआई, आईओबी, आंध्रा 1% के नुकसान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव क्या है? टॉप गेनर है ओरेकल फाइनेंशियल, जहां पर दमदार नतीजे के बाद 3% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सीएससी 1.5% मजबूत है आज के सेशन में। टाटा डीवीआर, टाटा मोटर्स डीवीआर में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है। नतीजे के पहले टाटा मोटर डीवीआर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। सीएट में 1% की तेजी। बाजार रिकवर करते हुए हरे निशान में आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए। कमजोरी बची है महज 15 अंकों की सेंसेक्स में, और निफ्टी महज 5 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी जरूर 1/4% नीचे, लेकिन ओवरऑल रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल से बाजार में। हेमंत, कहां नजर है आपकी? नतीजों के ऊपर ही बाजार देखिए ज्यादा रिएक्शन देता हुआ। मदरसन सुमी दूसरे दिन आप देखिए गिरावट के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ 3% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जेपी इंफ्रा ने जिस तरह से कमजोर नतीजे पेश किए हैं, 8% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मॉन्टी कार्लो के हाउलर नंबर्स आए, 6% की गिरावट यहां पर। राज में कुछ कंफ्यूजन है, मतलब आज देखिए 6% की गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। नंबर हालांकि जैसा कि आप भी कह रहे थे ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन शायद प्रॉफिट बुकिंग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्रॉब्लम है, उस वजह से नंबर इसीलिए यहाँ पर 13% कम आएंगे, शायद बाजार उस पर रिएक्शन दे रहा है। और बॉम्बे डाइंग इसके नंबर भी कमजोर आए, आप देखिए 4% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। ये वो स्टॉक्स जो नतीजों के ऊपर नीचे की तरफ रिएक्शन दिखाते हुए। मिंडा कॉर्पोरेशन ये वो स्टॉक है जिसने एक अच्छे नंबर्स पेश किए, 7% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। केईआई इंडस्ट्री जिसका हम जिक्र कर रहे थे बाजार खुलने से पहले 4% मजबूती के साथ ये खुला है। कल वर्कर्स के नंबर्स ठीक ठाक आए, आप देखिए 2% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और टेरो की जैसा कि आपने कहा, सन फार्मा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और स्पार्क जिसका जिक्र कुछ देर पहले संदीप कर रहे थे, एक सेंटीमेंट के लिहाज से यहां पर भी देखिए पॉजिटिव खुला है ये शेयर, करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब सबकी नजर है टाटा मोटर आज किस तरह के नंबर पेश करता है, एमएनएम किस तरह के नंबर पेश करता है, भेल किस तरह के नंबर पेश करता है। और आप देखिए एमएनएम थोड़ा सा दबाव में ट्रेड करता हुआ, भेल आपको लाल निशान में फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर नजर सबकी होने वाली है, और अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला
वाला है। टाटा स्टील, JSPL, सेल जैसी कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी, हिंडाल्को नतीजे पेश करेंगी। तो मेटल्स पर नजर रखिए, अगले हफ्ते के लिहाज से काफी पिट चुके हैं ये स्टॉक और इनके नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं। HPCL, BPCL, IOC, ONGC, ऑयल इंडिया, ये वो पैक है जिसके नंबर्स अगले हफ्ते आएंगे। इन तमाम शेयरों पर भी आपको अभी से नजर बनाकर रखनी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट और निफ्टी की आज की रेंज देखी जाए, शुरुआती कारोबार किस तरह का किया है निफ्टी ने। 8,588 का हाई है और 8,568 का लो, यानी कि 20 पॉइंट की रेंज में बाजार ने ट्रेड किया है। रेंज के लोअर एंड की तरफ इस वक्त 8,570 के आसपास स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है उनमें से एक है अदानी पोर्ट। ये स्टॉक देखिए, यहां पर BSE पर एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है। अदानी पोर्ट में लगभग 5,42,000 शेयरों का कारोबार BSE पर हुआ है और ये कारोबार हुआ है 344 रुपये 65 पैसे पर। कल के सेशन में हमने अदानी पोर्ट में एक अच्छी मजबूती देखी थी और आज वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा सा एक्शन यहां पर आता हुआ दिख रहा है अदानी पोर्ट में, और 5,42,000 शेयरों का कारोबार BSE में हुआ है। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो लगभग 5.5 लाख शेयरों का BSE पर है और NSE पर इस वक्त वॉल्यूम आपको 50,000 है। जी हाँ, तो बड़ा सौदा हुआ है जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्शन आपको इस वक्त नजर आ रहा है। नितिन, कोई राय है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आज से वायदा कारोबार में कहीं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे आप? देखिए अनिल जी, जैसे अदानी पोर्ट आपने बोला, इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। ये वीकली कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप में एक ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि इसके जो कंसोलिडेशन है 320 से 345 की रेंज में, ये लास्ट 3 महीनों से है। इसका जो ब्रेकआउट बनता है वो करीब 355 के ऊपर बनता है, तो मुझे लगता है अगर ये 355 के ऊपर कभी भी क्लोजिंग देता है तो 400 की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए और अगर वेट करना चाहिए, जब भी ये 355 के ऊपर निकले तो उस केस में 348 का भी स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको ले सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है अदानी पोर्ट, जिसको आप लेकर के यहाँ पे रख सकते हैं। 410-420 तक के टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने में मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मेटल्स, ये वो एक सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। हालांकि काफी खराब पिटा हुआ सेक्टर है। आज देखिए काफी सारे शेयर आपको हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मदरसन सुम्मी पर आपसे राय लेना चाहूंगा नितिन। कल भी पिटा, नतीजों के बाद आप देखिए आज भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। किस तरह की पोजीशंस यहाँ पर बन रही हैं अभी? देखिए कल मैं इसको काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। 385 की रेंज में रिजल्ट के पहले काफी ज्यादा इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था, यानी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही थी। इनफैक्ट 385, 387 के रेंज में काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी आ रहे थे, तो शॉर्ट पोजीशन काफी कल बनी है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी आप देखेंगे तो कल अच्छा खासा था, तो मुझे लगता है दबाव में स्टॉक रहेगा। नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 350 की रेंज में स्टॉक का सपोर्ट आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले समय में 350 रीटेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे कम से कम बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो फ्रेश शॉर्ट के लिए आपका स्टॉप लॉस बनता है 370 के आसपास और पॉसिबल टारगेट 350 के बनते हैं। ओके, तो ये राय आती है मदरसन सुम्मी के स्टॉक पर, जहां पर थोड़ी और कमजोरी 2.5% के आसपास की होती दिख रही है। नतीजे वाले स्टॉक्स पर जहां एक्शन है उन पर एक राय ली जाए। मिंडा कॉर्पोरेशन 10% अब ऊपर हो चुका है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं राकेश, क्या सिचुएशन 80 के आसपास पहुंचा है ये स्टॉक और वॉल्यूम्स भारी भरकम देखिए 10 दिनों का एवरेज है 86,000 शेयरों का और शुरुआत के 5 मिनटों में लगभग 1,90,000 शेयरों का कारोबार हो चुका है। आशीष की टीम का फ्री हिट था ये आज। अनिल जी, चार्ट्स देखें तो अभी तक तो स्टॉक कल तक करेक्शन ले रहा था, वॉल्यूम एक्शन भी बढ़ा हुआ था और आज अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक रैली देखने को मिल रही है। क्लियरली एक रिवर्सल बना है चार्ट्स के ऊपर। स्टॉक ने 72 रुपीज जो कल के लोस थे वहां पर एक डबल बॉटम लगाया है और जिस तरीके से स्टॉक में उछाल आया है, टेक्निकली अनिल जी देखें तो 88 रुपीज एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। फर्दर रैली मौजूदा स्तरों से 88 की तरफ रूल आउट नहीं की जा सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस देखिए, ONGC बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, इसके नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। नितिन, ONGC, HPCL, BPCL, IOC, इन स्टॉक्स में से ऑयल एंड गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में से कोई शेयर आपको चुनना हो तो कौन सा होगा जहां पर आप तेजी खेलना चाहेंगे या फिर शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहेंगे इस समय? देखिए मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस में
सबसे पहले जो मार्केटिंग कंपनीज है वो तो अपने सपोर्ट के आसपास है, उनमें सब में सबसे बेस्ट बीपीसीएल है। और जैसे आप जैसे आप रिलायंस और ओएनजीसी में अगर कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी में एक बाउंस बैक आना चाहिए, अपने सपोर्ट के आसपास है और इसका सपोर्ट 269 के आसपास आता है, यहाँ से 3 रुपए नीचे, तो रिस्क के वाट रेशियो के हिसाब से इसमें एक बाउंस बैक 280 रुपए तक का मिल सकता है। तो मुझे लगता है रिलायंस और ओएनजीसी में ओएनजीसी बेस्ट है और आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में बीपीसीएल है, जिसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको मिल सकता है। और अगर एक कॉन्ट्रा को लेकर बैंक्स में शॉर्ट पोजीशन बनानी हो नितिन, तो फिर कौन से बैंक में होगी, क्योंकि आज बैंकिंग शेयरों पर थोड़ा सा दबाव है, या फिर आप लोअर लेवल पर कोई स्टॉक खरीदारी करने का मौका देख रहे हैं? देखिए, बैंकिंग में मुझे अभी शॉर्ट सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे तो कल 70,000 के आसपास का बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था। ऑप्शंस में भी हम लोग राइटिंग देख रहे हैं, नीचे 18,500 की जो पुट्स हैं, कॉलों में सब जगह अनवाइंडिंग हो रही थी, तो पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आप देखेंगे तो कल के दिन में प्राइवेट बैंक में कोटक में ओआई एडिशन हुआ था, और अगर आप पीएसयू में देखते हैं तो कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक, इन तीनों में पोजीशंस बन रही थी। तो मुझे लगता है कि बाय साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आज भी आप मार्केट को देख रहे हैं कि नीचे से वापस रिकवरी मिल रही है। तो मुझे लगता है बाइंग के लिए कैनरा बैंक और ओरिएंटल बैंक हो सकते हैं। शॉर्ट साइड अभी अवॉइड करूंगा, और प्राइवेट में आप देखेंगे तो कोटक बैंक हो सकता है। उसके बाद पॉसिबल है कि आपको यस बैंक में भी थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, और इस बीच आज काफी ट्रेड्स इंटरेस्टिंग होते दिख रहे हैं वॉल्यूम के लिहाज से। अगर आप देखें तो एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड, यहां पर आप नजर रखिए। जुबिलेंट फूड में आज कुछ बड़े सौदे होते नजर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 1 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है जुबिलेंट फूड में। बीएसई पर 1900 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा, तो वॉल्यूम के लिहाज से आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है जुबिलेंट फूड में, और 1900 रुपए पर लेवल पर 1 लाख शेयरों का कारोबार इस काउंटर पर आपको नजर आएगा। तो बड़ी प्राइस के स्टॉक है और बड़ा वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जस्ट डायल एक और स्टॉक है जहां पर भी बड़े सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं, और जस्ट डायल के काउंटर पर 2 बड़े सौदे हुए हैं। अगर आप देखें तो लगभग 1,05,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, 1,075 और 1,076 रुपए के दाम पर। यहां पर ये दोनों बड़े सौदे एनएससी पर होते हुए दिखे हैं, और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे जस्ट डायल में तो लगभग 1,32,000 शेयरों का कारोबार एनएससी पर हो चुका है। 1,082 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1,075 पर यह ट्रेड हुआ है, यानी कि मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं बाजार लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 21 अंक ऊपर अब सेंसेक्स आ चुका है, निफ्टी 4 अंक ऊपर है, तो दिन के हाई पॉइंट पर बाजार ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं 8,600 के आसपास। बिल्कुल, और आप देखिए 8,600 के स्तर से मात्र 7 अंक ही दूर है। इस समय हम एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। टायर स्टॉक्स वापस से फोकस में आते हुए अपोलो टायर, सीएट जैसे शेयरों में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। दोनों एफएनओ के काउंटर्स हैं। नितिन, कैसे लगते हैं ये आपको? देखिए, इसमें अपोलो टायर में वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन भी देखने को मिल सकता है। जैसे अभी 215 के आसपास है, इसमें 213, 212 का भी स्टॉप लॉस लगा के छोटा ट्रेडिंग कर सकते हैं। 220 तक के टारगेट आपको पॉसिबल है मिलने चाहिए। राइट है, चलिए वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। शुक्रिया आप सभी का आज आने के लिए और हमारे इस शो में अपनी राय पेश करने के लिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ ग्रोथ एवेन्यूज के एमडी सीके नारायणन जी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। बाजार पर डाली नजर, यहां पर थोड़ी सी मजबूती बनती हुई दिख रही है। अब 3 अंक ही ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स 15 अंक ऊपर, लेकिन दिन के हाई पॉइंट पर 8,600 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है बाजार। ये एक अच्छा संकेत है बाजार में आज के सेशन के लिए। और आज काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है मिड कैप शेयरों में। वॉल्यूम के लिहाज से हम सुबह से देख रहे हैं, पहले अदानी पोर्ट में बड़ा कारोबार होता हुआ दिखा, उसके बाद जुबिलेंट फूड, जस्ट डायल, और अब एक और स्टॉक आयशर मोटर्स। हालांकि प्राइस के लिहाज से इसे मिड कैप कहना गलत होगा, 20,000 के ऊपर की प्राइस का स्टॉक है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से डेफिनेटली मिड कैप स्टॉक है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो बीएसई पर एक ट्रेड होता हुआ दिखा है 35,000 शेयरों का, लगभग 0.13% इक्विटी इस स्टॉक की बदलती हुई दिख रही है। यहां पर 20,535 के आसपास स्टॉक में एक ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो वॉल्यूम यहां पर इन छोटे और मिड कैप शेयरों में काफी जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। और यही वजह कि आप देखिए कल की कमजोरी के बाद मिड कैप इंडेक्स आज फिर से लीडरशिप लेने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। लगभग 0.5% की तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स 50 अंकों की मजबूती के साथ 14,200 के लेवल के आसपास। दिक्कत सिर्फ
बैंक निफ्टी में जहां 1/4% के आसपास की कमजोरी है। बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रोथ एवेन्यूज के MD CK नारायण साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नारायण साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसा दिख रहा है मार्केट का सेटअप आपको? क्या आपको लगता है कि 2 बार 8,000 के लेवल के आसपास जाने के बाद बाजार करेक्शन पूरा कर चुका है और बड़े बुल रन की तैयारी जो पहले दिख रही थी फिर से इंटैक्ट है और नई तेजी की तरफ तैयार हो रहा है मार्केट? ये बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए, एक एक करके लेते हैं। 8,000 की जो दिस लेवल थी, आई थिंक दी बाउंस फ्रॉम देयर इज वेरी गुड। और मेन चीज ये है कि वहां से 600 पॉइंट्स की राइज हुई है, 8,600, और द मार्केट इज होल्डिंग ऑन टू दैट इन स्पाइट ऑफ चाइना की न्यूज आई, फिर इंटरेस्ट रेट्स हाइक इन US एंड ग्रीस, ये सारे जो न्यूज फ्लो आए उसके बावजूद द मार्केट इज एबल टू सस्टेन एट 8,600 एंड आई थिंक दैट इज बोर्डिंग वेरी वेल। दूसरी बात यह है कि जो मिड कैप की आप अभी बात कर रहे थे, आई थिंक मिड कैप्स आर व्हाट इज लीडिंग द मार्केट राइट नाउ। और लार्ज कैप में आप अगर देखा जाए तो उसमें क्लियरली द सिचुएशन इज कि द लार्जर प्लेयर्स डोंट वांट टू सेल, कि अब उनका ये प्रॉब्लम हो गया है कि इंक्रीमेंटल इनफ्लो, तो अब बेचकर वो लोग कहां जाएंगे? वेयर विल दे पुट द मनी? सो एक साइड में लार्ज कैप को बेच नहीं सकते, दूसरी साइड में मिड कैप में रुपया लगा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मार्केट आई थिंक बनी रहेगी ऊपर। बिल्कुल। और हमने देखा है कि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, क्रूड जिस तरह से गिरा है, क्रूड इंपोर्टिंग नेशंस देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में US का मार्केट गिर रहा है और भारत का मार्केट चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? क्रूड की जो दौड़ है, आई थिंक दैट इज इंडिकेटिंग क्लियरली कि इसमें और भी गिरावट आनी है। 44 वाज द लास्ट लो, अब तो 44 पहुंच चुका। मुझे लगता है कि वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स $38। राइट। तो विद दैट गोइंग ऑन एज अ ट्रेंड एंड गोल्ड प्राइसेस आल्सो डाउन ऑफ, आई थिंक वी हैव अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमी pressures will not be there and that will translate nicely into the market trends. So India should continue to do well. I don't see any reason and therefore our market should continue to do well. आपने गोल्ड की बात करी, गोल्ड में पैसा रिटेल का बन नहीं रहा है, प्रॉपर्टी में पैसा रिटेल का बन नहीं रहा है, तो ये कहना क्या सही होगा, एज्यूम करना सही होगा कि रिटेल इक्विटी में पैसा डाल रहा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू? ये असेसमेंट सही है क्या? एक ही तो रास्ता बचा हुआ है उनको कमाने के लिए एंड दैट इज इक्विटी मार्केट। वहां तो आना ही है गोल्ड, चाहे वो पैसा गोल्ड से हो चाहे वो पैसा रियल एस्टेट से हो। रियल एस्टेट से अभी निकला नहीं है क्योंकि वहां पर इतने डील्स नहीं हो रहे हैं, सो मे बी द मनी स्टक। सो जैसे ही दैट मार्केट ऑल्सो लूजन्स अप अ लिटिल, मुझे लगता है कि वो भी रुपया इट विल कम बैक टू इक्विटी। तो इक्विटी में रुपया आने की बहुत गुंजाइश है। तो इक्विटी में जब आपको लिक्विडिटी इतनी ज्यादा दिख रही है और आगे आने वाले पैसों में ज्यादा फ्लो आते हुए दिख रहे हैं, डोमेस्टिक भी, तो क्या लगता है आपको बाजार फिर से नए हाइस के लिए इसी साल तैयार होते हुए दिख रहे हैं? क्या दिवाली के पहले या इसी साल इसी कैलेंडर ईयर में लगता है नए हाइस पे? बिल्कुल, माय टारगेट फॉर दिस ईयर इज 9,500 ऑन निफ्टी। ये तो दैट्स नॉट मेड एज पर नाउ, बट ये शुरू से ही इफ यू लुक एट द साइकिल्स, जो अपने निफ्टी या सेंसेक्स के साइकिल्स आप देखेंगे तो 2015 वाज लुकिंग लाइक अ बुलिश ईयर। और नॉर्मली आप देखेंगे तो कभी भी किसी भी साल देख लीजिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कभी भी हमेशा अच्छा ही होता है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। यू नो, दिस इज द रूल ऑफ द थंब। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से लेकर के जो दौड़ चलेगी दिसंबर तक, वी मे हैव अ डिप इन बिटवीन एंड आई सी दैट समटाइम अराउंड मे बी अक्टूबर, बट बाय एंड लार्ज अगस्त से लेकर के जो दौड़ चलेगी दिसंबर तक, बिफोर द ईयर इज आउट, मुझे लगता है 9,500 ऑन निफ्टी फ्यूचर्स वुड बी डेफिनेटली सीन। 2 इवेंट्स इसके ऊपर बाजार की नजर थी, मॉनसून और मॉनसून सेशन। मॉनसून से एक्सपेक्टेशंस कम थी, लेकिन देखिए मॉनसून ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बम्पर क्रॉप हो सकती है, लेकिन मॉनसून सेशन से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी। 2 बिल की एक्सपेक्टेशंस थी, जीएसटी और लैंड बिल। लैंड बिल होना मुश्किल लग रहा है, अब तो जीएसटी बिल भी होना मुश्किल लग रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों इवेंट्स को? अनफॉर्चुनेट कि ये जो मानसून सेशन है इसकी इतनी वॉश आउट हो गई। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल, ब्लेम गेम, तो दैट इज नॉट आवर लुकआउट, बट द फैक्ट इज दैट ये कोई भी एक बिल भी पास हो जाता तो आई थिंक मार्केट वुड हैव रिसीव्ड इट वेरी पॉजिटिवली। अब जीएसटी की अभी भी उम्मीद बचे हैं, वी आर ऑन टिल 13th, लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड
लैंड बिल सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट ये जो मानसून की प्रगति है दैट इज वेरी पॉजिटिव, एंड पर्टिकुलरली जुलाई में जो मानसून हो गई तो सोइंग सीजन, I think all that is turning into a positive. Like I said, gold, oil and monsoon. These are the three major things for India. तीनों पॉजिटिव है तो उम्मीद करते हैं कि बाजार और भी चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जब अगर निफ्टी को 9,500 जाना है तो फिर वो लीडरशिप कहां से, बैंकिंग शेयरों से, बैंक निफ्टी से आएगी, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज जो अब हैवी वेट्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी दिख रही है? आपको क्या नजर आ रहा है, क्या करेंगे, कहां से आपको लगता है कि ज्यादा तेजी बन सकती है? बैंकिंग की वेटेज निफ्टी सेंसेक्स पे बहुत भारी है। देयर आर मेनी स्टॉक्स एंड वेरी हैवी वेटेज। तो जाहिर है कि बैंकिंग में कोई मूवमेंट तो आना ही होगा इफ निफ्टी हैज टू गो हायर। उसके बिना तो निफ्टी इतनी तेजी के साथ बढ़ नहीं सकती। ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी आई थिंक देयर हैज बीन अ बिट ऑफ अ डायकोटोमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दौड़ जो रही दैट हैज बीन सुपर्ब। वेयर रिफाइनरी स्टॉक्स में आप देखेंगे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, केन, ये सारे दे हैव ऑल गॉन डाउन क्वाइट अ बिट, बट अब हो सकता है कि दे हैव ऑल रीच सम काइंड ऑफ अ वैल्यू एरिया, सपोर्ट लेवल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑयल इंडिया इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग। उसके पीछे उसके बड़े भाई जैसे लगते हैं ओएनजीसी, तो वो भी तो चलना चाहिए। केन इज अ लिटिल न्यूज बेस्ड, बट इवन केन आई एम फाइंडिंग इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट। तो एक बार ये ऑयल रिफाइनरी स्टॉक रुक जाए, अब सबसे द एलिफेंट इन द रूम जो कहते हैं दैट इज रिलायंस। अब आई थिंक देयर इज एन एडिशनल स्टोरी इन रिलायंस बाय वे ऑफ रिलायंस जियो, तो वो भी द नॉइजेस ऑन दैट आर वेरी पॉजिटिव। तो आई थिंक कुल मिला के आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए अगले 4-5 मंथ्स के अंदर। सो आई वुड बी अ बायर एट लोअर लेवल्स इन ऑयल काउंटर्स ऑल्सो। ऑलराइट। और क्या बॉटम फिशिंग करने की सोचना चाहिए मेटल सेक्टर में, या इसको दूर ही रखें, क्योंकि अगले हफ्ते इनके नंबर्स भी आने वाले हैं। काफी प्रेशर में रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, चाइना के कंसर्न से रिलेटेड प्रेशर रहा है। आप कैसे अप्रोच करें इसे? आई थिंक वन वुड बी अप्रोच मेटल्स वेरी केयरफुली, क्योंकि चाइना जो है इट्स अ बिग फैक्टर। और आप पूरे मेटल सेक्टर में देखेंगे थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है इन टिस्को, बट आई थिंक दैट रीजंस आर अ लिटिल डिफरेंट। कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है, शायद ये आ जाए तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जरूर होगा, बट वैल्यू बाइंग इन मेटल सीम्स टू बी अ लिटिल फार अवे। So I would be a little slow on metals. ऑटो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको, और कोई ऑटो स्टॉक जो आपको बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आता हो जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी की जा सकती है? ऑटो स्टॉक्स में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो ये सारे जो है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में है। लार्ज कैप स्पेस में आप लिया जाए तो अशोक लेलैंड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उसके नंबर्स भी काफी बढ़िया है। टुडे वी आर सेट टू लुक एट नंबर्स ऑफ लेट्स से टेल्को एंड महिंद्रा। अब ये दो स्टॉक को आप ले ले तो दे आर एट टू एंड्स ऑफ द काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। महिंद्रा एकदम ऊंचाई पर है, whereas टेल्को हैज बीन इन अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रिएक्शन। अब एक्सपेक्टेशन दोनों की ऐसी है कि इसमें कोई 30-40% डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है, दूसरे में 15-20% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन। नाउ विच द मार्केट विल टेक, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी। महिंद्रा ऊंचे पे है तो वहां से रिएक्ट कर जाएगा, या मे बी टेल्को नीचे है वहां से रिएक्ट दसिंग अपवर्ड कर जाएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन एक्चुअल नंबर्स कितने आते हैं। बट आइदर वे आई थिंक मेरा राय ये है कि ऑलवेज टू फेवर स्टॉक्स विच आर इन डिमांड। तो इफ यू आस्क मी टू पिक बिटवीन टेल्को एंड महिंद्रा टुडे, मेरी वोट तो आई विल स्टिल बी फॉर महिंद्रा, क्योंकि मार्केट की दौड़ अपवर्ड है, सारे मूवमेंट ऑफ द स्टॉक अपवर्ड है, तो व्हाई नॉट फेवर समथिंग विच द मार्केट फेवर्स। बिल्कुल। और एसबीआई से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमने देखा है 6% इस महीने रैली कर चुका है, अगले हफ्ते मंगलवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। पीएसयू रिकैपिटलाइजेशन के चलते तेजी आई है, लेकिन आपका क्या सेंस बन रहा है, एसबीआई में आगे की चाल कैसी रह सकती है? पीएसयू कैपिटलाइजेशन न्यूज पे सबसे ज्यादा चली यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दे हैव रियली गॉन अप वेरी वेल। उसके बाद सारे में थोड़े थोड़े दौड़ आए, 3-4-5 days in a row they have all gone up. Curiously, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि बाकी सारे पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट आ चुके हैं, स्टेट बैंक इज द ओनली वन लेफ्ट। तो इसकी अगली वीक में है, तो मुझे लगता है कि मार्केट का फोकस इस पे बहुत विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर स्टेट बैंक की रिजल्ट हाफ ए डिसेंट भी निकली तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा दौड़ आ सकता है, क्योंकि द मोमेंटम इज विद ऑल द पीएसयू बैंक्स।
और some of the banks have, I think provision wise most of them this could be the worst quarter. और इसमें कोई स्टेट बैंक की थोड़ा सा ढंग का नंबर आ जाए तो मुझे लगता है कि उसमें बढ़ोतरी अच्छी आ सकती है। एक और स्पेस फार्मा, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, जहां सन फार्मा ने प्रॉफिट वार्निंग दी थी, डॉक्टर रेड्डीज ने नंबर बड़े तगड़े दिए, अब सिप्ला के आने बाकी है, लुपिन ने थोड़े से कमजोर नंबर से। क्या फार्मा स्पेस में वैल्यू दिख रही है? क्या वहां पर खरीदारी करने का मौका है, या कौन से स्टॉक आपको बेहद स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस लेवल पे फार्मा स्टॉक है वहां पर ये वैल्यू शब्द तो अपन यूज नहीं कर सकते। इट्स टू हाई, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग नियर द हाई। करेक्शन के बाद भी महंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक थोड़ी गिरावट में ही फार्मा स्टॉक को देखा जाए, बट आई थिंक ऑल फार्मा स्टॉक्स आर बाय ऑन डिक्लाइंस, क्योंकि उसकी जो सेक्टर की दौड़ जो है दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और इसमें जो है जो लार्ज इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स हो, एफआईज हो, उनकी तो कोई इरादा ही नहीं दिखता कि इसको छोड़ दे, राइट। और ये एक सवाल है, तो छोड़े तो कहां जाए, राइट। सो आई थिंक दैट इज द सिचुएशन इन फार्मा। तो इसमें जब भी गिरावट आए तो उसमें खरीदी करें। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए फार्मा शेयरों में। ये राय नारायण साहब की। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और आज इस शो में आने के लिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज sandeepsabbarwal.com के संदीप सब्बरवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे उनका नजरिया बाजार पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है भारतीय बाजारों में, लेकिन गिरावट के संकेत अभी भी नहीं है। आप देखिए, फ्लैट ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा और मिड कैप इंडेक्स में फिर से तेजी बन रही है। कल के लाल निशान के क्लोजिंग के बाद आज देखिए 1.4% की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ अब हमारे स्टूडियो में आज sandeepsabbarwal.com के संदीप सब्बरवाल जुड़ चुके हैं, जो भारतीय बाजारों पर पिछले कई दिनों से काफी बुलिश है और उनकी कॉल सही भी साबित हुई है। सब्बरवाल साहब, ये बताइए, क्या यहां से और ऊपर जाने को तैयार है? इस समय भारतीय बाजार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, या आपको लगता है कि थोड़ा रुकेगा एक तरफा तेजी के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि साल के अंत तक मार्केट काफी अच्छा ही रहेगा। मेरा साल के एंड का टारगेट 9,300 से 9,500 है। मुझे लगता है मार्केट वहां तक जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि लोग ओवरनाइट देखते हैं यूएस मार्केट गिरा तो फिर सोचते हैं कि आज इंडियन मार्केट भी गिरेगा, फिर वो होता नहीं, तो फिर लोगों को समझ नहीं आता। तो इसलिए आप देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को डायरेक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से एक जो डीकपलिंग की थ्योरी होती थी पिछले बुल मार्केट में, और वो एक्चुअली भी देखी गई थी, वो एक फिनोमेना मुझे लगता है प्ले आउट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत बड़ा फ्लो ऑफ मनी होता है ग्लोबली और बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा होता है, तब डीकपलिंग नहीं होती, सब मार्केट एक साथ चलते हैं। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा पैसा निकलता है तब भी डीकपलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सब मार्केट गिरते हैं। अभी एक स्टेडी फ्लो का समय चल रहा है, जहां पे डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग है और जो ग्लोबल फ्लोज हैं वो इतने ज्यादा ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये ग्लोबल फ्लो रिटर्न करेंगे। ये जो सारा फेड का डर है कि फेड थोड़ा सा 0.2 या 0.1 हाइक करेगा और सारे पैसे यूएस चले जाएंगे, वो होने नहीं वाला एक्चुअली। और जब वो नहीं होगा तब हम देखेंगे कि बहुत पैसा आएगा वापस इमर्जिंग मार्केट्स में, और उसके लिए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को आज तैयार होना है। आज अच्छे स्टॉक्स लेके रखिए और जब वो फ्लो आएगा तब आपके पैसे बनेंगे। ओके, तो फिलहाल खरीदारी की राय, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 8,600, 8,650 ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, जहां से हम 8,000 तक गए, वापस यहाँ आ गए, या अगर बाजार वक्त बिता रहा है, स्पीड धीमी कर रहा है, तो ये एक्चुअली अच्छी बात है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। और इसमें क्या है कि काफी लार्ज कैप सेक्टर्स में वैल्यू क्रिएट होती जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को अंधाधुंध खरीदना चाहिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि एक मिड कैप पॉकेट में कुछ स्टॉक्स हैं या कुछ स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटल हमें भी नहीं दिखते, वो बहुत तेजी से भागी जा रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा केयरफुल भी रहना है, वेरी भी रहना है किस टाइप का स्टॉक खरीदें, लेकिन जरूर जो अच्छा स्टॉक लगता है, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनमें निवेश करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो सीधे फिर आपसे कोई स्टॉक्स ही जानना चाहूंगा जहां पर निवेश करना चाहिए। आपने सूर्य रोशनी जैसे बेहतरीन स्टॉक्स पहले बताए हैं इसी चैनल पर और एक अच्छी रैली वहां पर देखने को मिली भी है। ये बताइए, कौन से पॉकेट्स पर अब आपकी नजर है जहां पर आपको लगता है तेजी कर चलना चाहिए? देखिए, लेटली अगर हम देखें तो एक कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो ट्राइडेंट लिमिटेड है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हमने देखा है काफी तेजी आई है। काफी कंपनीज, वेलस्पन, इंडो काउंट और काइटेक्स और ये सब काफी कंपनीज ने अच्छा किया है।
तो एक स्ट्रेटेजी जिन कंपनीज की राइट रही है उन्होंने अच्छा किया टेक्सटाइल सेक्टर में। तो मुझे लगता है ये कंपनी की स्ट्रेटेजी अब ठीक हो रही है। ये बहुत केपेक्स ओरिएंटेड कंपनी होती थी और इनके प्रोडक्ट्स थोड़े लोअर एंड में थे। अब ये लोग यान से आगे जाके इनके टेरी टॉवल्स में ये लोग वैसे ही बहुत स्ट्रांग थे, वो बिजनेस काफी पिकअप कर रहा है। और अगले साल से ये बेड लिनन में आ रहे हैं जो काफी वैल्यू क्रिएट कर रहा है काफी ज्यादा कंपनीज के लिए इंडिया में। और जैसे ये होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये लोग कंट्रोल करेंगे और कैश फ्लो स्ट्रांग होगा तो वैसे वैसे मुझे लगता है इस कंपनी में वैल्यू आएगी। तो आज के दिन 45 रुपए के आसपास स्टॉक है, तो इस ईयर के अर्निंग्स पे 8-9 टाइम्स पे ट्रेड होता है और अगले साल वापस 25-30% अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये एक कंपनी अच्छी हो सकती है अगले 2-3 साल के लिए। ओके, ये ट्राइडेंट एक स्टॉक है इंटरेस्टिंग जो 2 से 3 साल के लिए आप तेजी करके चले। पीएसयू बैंक्स पर आप पॉलिसी से पहले काफी बुलिश थे और एक अच्छी तेजी वहां पर भी हो चुकी है और सारे बैंक्स जो जोर से भागे, क्या लगता है क्या अब भी खरीदारी का मौका है या इंतजार किया जाए करेक्शन का, और करेक्शन में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं जहां आप खरीदारी करेंगे? देखिए मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में अब जो अपमूव है वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा। तो जब शुरुआत हमने पिछले 10 दिन पहले बात की थी तो प्राइस अर्निंग रेशियो करीब 3 टाइम था, प्राइस टू बुक 0.5 to 0.6 था। तब से हम लगा लेते हैं 15% या 20% की रैली हो गई है। तब भी प्राइस अर्निंग रेशियो 3 और 4 के बीच में ही रहता है और प्राइस टू बुक 0.6 ही रहता है। जो गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन करने की का स्टेप लिया वो बहुत पॉजिटिव है इन बैंक्स के लिए और मुझे लगता है ये क्रेडिट ग्रोथ में हेल्प करेगा। और बैंक्स में सबसे ज्यादा चीज यही होती है कि बैलेंस शीट एक्सपैंड होता है और उस एक्सपेंशन के कारण आपके एनपीए जो परसेंटेज है वो कम होते हैं, जो पीएसयू बैंक में नहीं हो रहा था लेकिन वो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो रहा था। तो पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है काफी वैल्यू है। आज एसबीआई का रिजल्ट आज ही है मेरे ख्याल से, मंगलवार का, तो एसबीआई के रिजल्ट के बाद या तो एक थोड़ी सी करेक्शन होगी या थोड़ा सा अपमूव आएगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है वापस कंसोलिडेट करके पीएसयू बैंक्स ऊपर ही जाएंगे। लेकिन ट्राइडेंट आपने इंटरेस्टिंग स्टॉक बताया अभी और आप देखिए 44 रुपए का भाव था जब आपने इसको रिकमेंड किया था, अभी अब 4% मजबूती, 4.25% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। ऐसे ही कुछ और मिड कैप इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताइए जहां पर आपकी नजर है जो आपने आइडेंटिफाई किए। देखिए नए स्टॉक्स में एक कंपनी जो हम अभी देख रहे हैं और हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया है वो एक जीनस पावर करके है। तो ये इलेक्ट्रिक मीटर्स में है और इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर है इनका। कंपनी की मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, प्रोमोटर स्टेक और ट्रस्ट का उनका स्टेक मिला के 70% है और इनाम ग्रुप के जो काफी लोग हैं, जयपुर बेस्ड है और जो इनाम ग्रुप है और उनके एसोसिएटेड इन्वेस्टर्स हैं वो करीब 15% होल्ड करते हैं इसमें। तो ये कंपनी में भी हमें लगता है कि एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ आने की उम्मीद है अगले 2-3 साल में, और जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसका भी इनको काफी फायदा रहेगा। तो इसमें भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। पीक में ये 90-92 गया था, आज के दिन 30 रुपए पे ट्रेड होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 700-750 करोड़ के आसपास है और मुझे लगता है कि इस साल अर्निंग्स कुछ 75-80 करोड़ आएगा और 15-20% का स्टडी ग्रोथ रहेगा। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इम्प्रूव किया है, ऑडिटर्स में टॉप 5 ऑडिटर्स लेके आए हैं पिछले 1-2 साल में। तो ऐसी कंपनी जो रिलेटिवली क्लीन है, जिनमें ज्यादा डेट बर्डन नहीं है, वो कंपनीज और जो रडार में नहीं है ज्यादा मार्केट में क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी नहीं है, उनमें ज्यादा हम कह सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स आज के दिन देखने का समय है। राइट, और देखिए बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन दोनों ही शेयरों में। हालांकि संदीप जी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिए 4.25% ऊपर जीनस पावर इस समय ट्रेड करता हुआ, और ट्राइडेंट एक और छोटा स्टॉक का आप देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, 5% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अच्छी रैली देखने को मिल रही है दोनों शेयरों में। बिल्कुल, और यहाँ पर संदीप एक और स्पेस जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ और नतीजे के लिहाज से आज बड़ा दिन भी है ऑटो शेयरों का, महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स, क्या लगता है आपको किस तरह की रणनीति यहाँ पर इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा का जैसे स्टॉक प्राइस मूव है एक्चुअली मुझे बहुत सरप्राइज किया, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ गया है, जबकि एक्चुअली वो बिजनेस इतना उनका अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट घटी है उससे मार्जिन्स पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद ये वो चीज है जो एनालिस्ट देख रहे हैं। जी हाँ, तो बेसिकली यही स्टोरी है, लेकिन कोर बिजनेस में रिवाइवल कब आएगा ये बताना मुश्किल है। तो लेकिन ऑटो स्पेस एज अ होल अच्छी है, क्योंकि आज के दिन क्या है कि कंज्यूमर डिमांड पिकअप होना शुरू हो रहा है। तो जब कंज्यूमर डिमांड पिकअप होगा तो हम देखेंगे कि ऑटो सेल्स में बढ़ोतरी होगी,
और इंटरेस्ट रेट्स जैसे जैसे नीचे आएगा और कंज्यूमर लेंडिंग पे बैंक्स का फोकस होगा, तो ऑटो लोन्स एक ऐसे सेगमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पुश आता है। एक तो हाउसिंग लोन पे आता है, दूसरा ऑटो लोन पे। तो आज के दिन घर तो कोई खरीद नहीं रहा, सबको कोई रियल एस्टेट में जाना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंक्स का भी काफी पुश रहेगा। फेस्टिवल सीजन जब आएगा और अगर जैसे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक ठाक रहना चाहिए इस साल, तो उन सब की कॉम्बिनेशन से फेस्टिवल सीजन काफी अच्छा जा सकता है ऑटो कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बीटन डाउन टू व्हीलर्स हैं वहां पे भी वैल्यू है, और जो मारुति जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने काफी अच्छा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छा करती ही जाएंगी। टाटा मोटर्स पे कॉल लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका 80% वैल्यू इंडिया के बाहर से आता है, 20% इंडिया से। तो लेकिन जिस तरह से उस स्टॉक में की पिटाई हुई है, और अगर हम राइट्स इशू प्राइस देखें उसके हिसाब से भी प्राइस बहुत नीचे है, और हो सकता है कि टाटा सन्स ही ऐसे लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि टाटा सन्स काफी ऐसा करता है कि जब वैल्यू उनके ग्रुप स्टॉक्स की कम आती है तो उनको खरीदारी शुरू करते हैं। तो उन सबको भी लेते हुए मुझे लगता है ज्यादा डाउनसाइड नहीं है टाटा मोटर्स में। अपसाइड कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप, हमारे लिए वक्त निकालकर बेहतरीन पिक्स और साथ ही सारे सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार उतार चढ़ाव के बीच फिर से रिकवरी के मूड में 8,600 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ निफ्टी, और आज फिर से तेजी की कमान संभाली है मिड कैप शेयरों ने, जहां पर अच्छी मजबूती। पहला सौदा मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, कहीं मत जाइए। और कोई भी सवाल है शेयरों से जुड़ा तो पूछना ना भूलिए। ब्रेक के उस पार सौदा आपका हाजिर करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।